तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपोकिलेट 2 नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में। दोस्तों ये एक बेहतरीन मूवी थी अपोकिलेट पार्ट 1, जो कि बेहतरीन मूवी थी। इसी का अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, तो उसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। उसकी पूरी अपडेट, फैक्ट, डिटेल, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे मैं आपको और डिटेल इसकी बताता हूँ। एपोकैलिप्टो की महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है, जिन्होंने फरहाद सफीनिया के साथ पटकथा लिखी थी। फिल्म में स्वदेशी और मैक्सिकन कलाकारों की टोली शामिल है, जिसमें रूदी यंगब्लड, राउल ट्रूजिलो, मायरा सेरबुलो, डालिया हर्नांडेज, गेरार्डो तारासेना, जोनाथन ब्रेवर, रोडोल्फो पलासियोस, बर्नार्डो रुइज जुआरेज, अमेल रोड्रिगो मेंडोजा, रिकार्डो डियाज मेंडोजा और इजराइल कॉन्ट्रेरास शामिल है। वर्ष 1517 के आसपास युकाटन में सेट एपोकैलिप्टो में जगुआर पो नामक एक युवक की नायक की यात्रा को दर्शाया गया है, जो एक दिवंगत मेसो अमेरिकन शिकारी और उसके साथी आदिवासी है, जिन्हें एक हमलावर सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। उनके गांव पर छापे के बाद उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया जाता है। मानव बलि के लिए माया शहर की यात्राओं समय की जाती है, जब माया सभ्यता पतन की ओर अग्रसर है। मुख्य फोटोग्राफी 21 नवंबर 2005 से जुलाई 2006 तक मैक्सिको में हुई थी। फिल्म में दिखाए गए सभी स्वदेशी लोग माया थे। इसके अतिरिक्त सभी संवाद सेटिंग की प्राचीन भाषा के आधुनिक सन्निकटन में है और स्वदेशी युकाटेक मायान भाषा उपशीर्षक के साथ बोली जाती है, जो कभी कभी भाषा को मायान के रूप में संदर्भित करती है। एपोकैलिप्टो को उत्तरी अमेरिका में ब्यूना विस्टा पिक्चर्स और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में आइकॉन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा वितरित किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $120 मिलियन से अधिक की कमाई की और आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, जिसमें आलोचकों ने गिब्सन के निर्देशन, डीन सेमलर की छायांकन और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। हालांकि माया सभ्यता के चित्रण और कथित ऐतिहासिक अशुद्धियों की आलोचना की गई। कथानक: मेसो अमेरिकन वर्षावन में शिकार करते समय जगुआर पो, उसके पिता फ्लिंट स्काई और उनके साथी आदिवासी युद्ध और तबाही से भाग रहे शरणार्थियों के एक समूह से मिलते हैं। अपने गांव में लौटते हुए फ्लिंट स्काई ने देखा कि शरणार्थी डर से बीमार है और जगुआर पो से आग्रह करते हैं कि वे कभी भी डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। उस रात बाद में जनजाति एक बुजुर्ग के इर्दगिर्द इकट्ठा होती है, जो एक ऐसे प्राणी के बारे में भविष्यवाणी की कहानी सुनाता है जो एक ऐसे खालीपन से ग्रसित है जिसे दुनिया के सभी उपहारों के बावजूद संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वह प्राणी तब तक आंख मूंद कर लेता रहेगा जब तक कि दुनिया में उसके लेने के लिए कुछ भी नहीं बचता और दुनिया खत्म हो जाती है। अगली सुबह गांव पर जीरो वुल्फ के नेतृत्व में माया हमलावरों द्वारा हमला किया जाता है और कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें फ्लिंट स्काई भी शामिल है, जिसे क्रूर हमलावर मिडिल आई ने मार डाला। हमले के दौरान जगुआर पो अपनी गर्भवती पत्नी सेवन और उनके छोटे बेटे टर्टल्स रन को पकड़े जाने से पहले एक खाली कुएं में छिपा देता है। इसके बाद हमलावर जीवित वयस्कों को घेर लेते हैं, जिन्हें जंगल के माध्यम से एक लंबे मार्च पर मजबूर किया जाता है, जबकि बच्चों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बीच सेवन और टर्टल्स रन कुएं में फंसे रहते हैं और वे इससे बचने के लिए संघर्ष करते हैं। रास्ते में हमलावरों और उनके बंदियों को नष्ट हो चुके जंगलों और विफल मक्का की फसलों के विशाल खेतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही एक अज्ञात बीमारी से तबाह हुए गांव भी मिलते हैं। फिर उनका सामना एक संक्रमित छोटी लड़की से होता है, जो माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। 5 शहर में पहुंचकर बंदियों को विभाजित किया जाता है, महिलाओं को गुलामी में बेच दिया जाता है, जबकि पुरुषों को एक पिरामिड के शीर्ष पर ले जाया जाता है, जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी बेरहमी से बलि दी जाती है। जैसे ही जगुआर पो को वेदी पर लिटाया जाता है, सूर्य ग्रहण होता है और माया इस घटना को एक शगुन के रूप में लेते हैं कि देवता संतुष्ट है, जिससे शेष बंदियों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि बचे हुए बंदियों को हमलावरों द्वारा लक्ष्य अभ्यास के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनके बैरकों में ले जाया जाता है। इसके बाद जगुआर पो भी घायल हो जाता है, जिससे कट रॉक का ध्यान उसकी ओर जाता है। हालांकि कट रॉक का ध्यान तब घातक रूप से घायल ब्लंटेड की वजह से बन जाता है, जिसके बलिदान की वजह से जगुआर पो कट रॉक को मारकर भाग जाता है। क्रोधित जीरो वुल्फ अपने 8 आदमियों के साथ जगुआर पो का शिकार करने जाता है। जंगल में पहुंचकर जगुआर पो को अपने पिता की कही बात याद आती है,
कि डर के आगे न झुके और वह जीरो वुल्फ को उसका शिकार करने की चुनौती देता है। जगुआर पॉ जंगल के अपने ज्ञान का इस्तेमाल जीवित रहने के लिए करता है, जबकि उसके पीछा करने वाले एक एक करके मारे जाते हैं। एक जगुआर द्वारा मारा जाता है, दूसरा सांप द्वारा मारा जाता है, तीसरा जीरो वुल्फ द्वारा मारा जाता है, चौथा झरने में डूब जाता है, पांचवां जगुआर पॉ द्वारा जहर दिया जाता है। जिन लोगों को वह खुद मारता है उनमें मिडिल आई भी शामिल है, जिसे वह पत्थर की कुल्हाड़ी से मारता है, और जीरो वुल्फ, जिसे वह टैपिश शिकार के लिए बने स्पाइक ट्रैप में फंसाता है। अंतिम दो हमलावर जगुआर पॉ के गांव के बाहरी इलाके में उसका पीछा करना जारी रखते। जब दोनों हमलावर विदेशियों के पास पहुंचते हैं तो जगुआर पॉ अपने गांव की ओर दौड़ता है और अपने परिवार को बारिश में डूबने से पहले बचा लेता है। जगुआर पॉ अपने नवजात बेटे को देखकर भी बहुत खुश होता है, जो पानी के अंदर पैदा हुआ था। बाद में फिर से मिला परिवार स्पेनिश जहाजों को देखता है। जगुआर पॉ विदेशियों के पास न जाने का फैसला करता है और वह और उसका परिवार माया और स्पेनिश दोनों से दूर जंगल में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। रालना गांव रूदी यंगब्लड जगुआर पॉ ऑलमोस्ट एक आदिवासी शिकारी जो फ्लिंट स्काई का बेटा और सेवन का पति है। डालिया हर्नांडेज सेवन जगुआर पॉ की गर्भवती पत्नी। जोनाथन ब्रूअर ब्लंटेड एक साथी आदिवासी जो प्रजनन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। मॉरिस बर्डेलोहेड फ्लिंट स्काई के रूप में गांव के आदिवासियों के नेता और जगुआर पॉ के पिता। टर्टल रन जगुआर पा और सेवन के बेटे के रूप में कार्लोस एमिलियो बेज। अमिल्कर रामिरेज कर्ल नोज के रूप में एक साथी आदिवासी जो मंदिर में बलि दिए जाने वाले पहले गांव के शिकारियों में से एक है। इजराइल कोन्ट्रेरास स्मोक फ्रॉग के रूप में एक साथी आदिवासी। इजराइल रियोस कोको लीफ के रूप में एक साथी आदिवासी। मारिया इसाबेल डियाज सास के रूप में ब्लंटेड की सास जो उस पर बांझ होने का आरोप लगाती है। एस्पिरिडियन अकोस्टा कैश ओल्ड स्टोरी टेलर के रूप में गांव का कैंप फायर स्टोरी टेलर। मायरा सरबुलो युवा महिला के रूप में। इजुआ लारियोस स्काई फ्लावर ब्लंटेड की पत्नी। लोरेना हर्नांडेज गांव की लड़की के रूप में। इतान दे हुई गुटिरेज पत्नी के रूप में। सबसे बड़ी बेटी के रूप में सयूरी गुटिरेज। हीराम सोटो मछली शिकारी के रूप में। जोस सुआरेज सबसे बड़े मंदिर बलिदान के रूप में। होलकेन वॉरियर्स राउल ट्रूजिलो जीरो वुल्फ होलकेन योद्धाओं के नेता और कट रॉक के पिता। गेरार्डो टारसेना मिडिल आई एक परपीड़क और मनोरोगी साथी होलकेन योद्धा। रोडोल्फो पालासियोस स्नेक इंक के रूप में। एरियल गैल्वान हैंगिंग मॉस। बर्नार्डो रुइज जुआरेज ड्रंकर्ड्स फॉर के रूप में। रिकार्डो डियाज मेंडोजा कट रॉक के रूप में जीरो वुल्फ का बेटा। रिचर्ड कैन टेन पेकेरी के रूप में। कार्लोस रामोस मंकी जॉ के रूप में। अमेल रोड्रिगो मेंडोजा बजर्ड हुक के रूप में। स्पीकिंग विंस के रूप में मार्को एंटोनियो अर्गुएटा। जेवियर एस्कोबार विशियस होलकेन। शहर फर्नांडो हर्नांडेज उच्च पुजारी मंदिर का पुजारी जो मानव बलि देता है। मारिया इसिद्रा होयल ओरेकल गर्ल एक अज्ञात बीमारी से संक्रमित युवा लड़की जो माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। ओरेकल गर्ल के स्टंट डबल के रूप में एक्वेज जाली गार्सिया। एबेल वुलरिच लाफिंग मैन के रूप में। एंटोनियो मोनरोए चिलम के रूप में। निकोलस जस्सो मंदिर की चोटी पर खड़े आदमी के रूप में। रोनाल्डो एकनाल गुलाम नीलामीकर्ता के रूप में। मिरियम टुन महिला नीलामीकर्ता। राफेल वेलेज राजा के रूप में। डायना बोटेलो रानी के रूप में। जोआक्विन रेंडन हेड चाक के रूप में। उत्पादन पटकथा मेल गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाने के बाद एपोकैलिप्टो का निर्देशन किया। पटकथा लेखक और सहनिर्माता फरहाद सफिनिया पहली बार मेल गिब्सन से मिले थे जब वे द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान सहायक के रूप में काम कर रहे थे। आखिरकार गिब्सन और सफिनिया को फिल्मों के प्रति अपने आपसी प्यार और फिल्म निर्माण के बारे में उन्हें क्या उत्साहित करता है पर चर्चा करने का समय मिला। 6 हमने इस बारे में बात करना शुरू किया कि आगे क्या करना है, लेकिन हमने विशेष रूप से फिल्म निर्माण की एक्शनचेज शैली पर बहुत समय बिताया। वे बातचीत अनिवार्य रूप से एपोकैलिप्टो के ढांचे में विकसित हुईं। हम चेज शैली को अपडेट करना चाहते थे, वास्तव में इसे तकनीक या मशीनरी के साथ अपडेट नहीं करके बल्कि इसे इसके सबसे तीव्र रूप में उतारकर,
जो कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और साथ ही साथ उस चीज पर वापस लौट रहा है जो उसके लिए मायने रखती है। फरहाद सफिनिया 6। गिब्सन ने कहा कि वे बासी एक्शन एडवेंचर शैली को हिलाना चाहते थे, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि इसमें सीजीआई, स्टॉक कहानियों और उथले पात्रों का बोलबाला था, और वे एक ऐसा फुटेज बनाना चाहते थे जो कार चेज की तरह लगे जो बस पेंच घुमाता रहे। 7। गिब्सन और सफिनिया भी प्राचीन संस्कृति को चित्रित करने और उसकी खोज करने में रुचि रखते थे, जैसा कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले मौजूद था। एज़टेक और माया दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंततः माया को उनके उच्च परिष्कार और उनके अंतिम पतन के लिए चुना। माया सभ्यता हमारे लिए कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। आप एक ऐसी सभ्यता चुन सकते हैं जो खून की प्यासी हो, या आप माया सभ्यता को दिखा सकते हैं जो चिकित्सा, विज्ञान, पुरातत्व और इंजीनियरिंग के विशाल ज्ञान के साथ इतनी परिष्कृत थी, लेकिन साथ ही उस क्रूर अंतर्धारा और अनुष्ठानिक बर्बरता को भी उजागर करने में सक्षम हो जो उन्होंने अभ्यास की थी। यह पता लगाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया थी कि उनके साथ क्यों और क्या हुआ। फरहाद सफिनिया 6। दोनों ने प्राचीन माया इतिहास पर शोध किया, सृजन और विनाश दोनों मिथकों को पढ़ा, जिसमें पोपुल वुह जैसे पवित्र ग्रंथ शामिल थे। 8। फिल्म की पहली डीवीडी रिलीज की ऑडियो कमेंट्री में सफिनिया ने कहा कि पुराने जादूगर की कहानी एस्पिरिडियन एकोस्टा कैश द्वारा निभाई गई एक आधुनिक माया कहानीकार 9 को एक प्रामाणिक मेसोअमेरिकन कहानी से संशोधित किया गया था, जिसे माया के एक प्रोफेसर हिलारियो चिकैनुल ने फिल्म के लिए युकाटेक माया भाषा में फिर से अनुवादित किया था। उन्होंने प्रोडक्शन के दौरान एक डायलॉग कोच के रूप में भी काम किया। जैसा कि उन्होंने स्क्रिप्ट पर शोध किया, सफिनिया और गिब्सन ने फिल्मांकन स्थानों की खोज करने और माया खंडहरों को देखने के लिए ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और युकाटन प्रायद्वीप की यात्रा की। ऐतिहासिक सटीकता की एक हद तक कोशिश करते हुए फिल्म निर्माताओं ने एक सलाहकार, रिचर्ड डी हेंसेंग को नियुक्त किया, जो माया के विशेषज्ञ और इदाहो स्टेट यूनिवर्सिटी में पुरातत्व के सहायक प्रोफेसर है। मिराडोर बेसिन प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में वह ग्वाटेमाला के वर्षावन और उसके माया खंडहरों के एक बड़े हिस्से को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। गिब्सन ने हेंसेंग की भागीदारी के बारे में कहा है, रिचर्ड का जो काम करता है उसके प्रति उत्साह संक्रामक है। वह हमें आश्वस्त करने और हमें यह महसूस कराने में सक्षम था कि हम जो लिख रहे थे उसमें कुछ प्रामाणिकता के साथ साथ कल्पना भी थी। 8। मेसोअमेरिकन इतिहास के अन्य विद्वानों ने फिल्म की आलोचना की और कहा कि इसमें कई गलतियां हैं। 10। 11। हेंसेन ने फिल्म पर एक निबंध और फिल्म की आलोचनाओं पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी प्रकाशित की। 12। गिब्सन ने फैसला किया कि सभी संवाद युकाटेक माया भाषा में होंगे। 13। गिब्सन ने समझाया, मुझे लगता है कि एक अलग भाषा सुनने से दर्शकों को अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से स्थगित करने और फिल्म की दुनिया में खींचे जाने का मौका मिलता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिनेमाई दृश्यों पर भी जोर देता है, जो दिल की एक तरह की सार्वभौमिक भाषा है। 8। वेशभूषा और श्रृंगार। यह भी देखें, माया वस्त्र। प्रोडक्शन टीम में मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनरों का एक बड़ा समूह शामिल था, जिन्होंने बड़े कलाकारों के लिए माया लुक को फिर से बनाने का काम किया। एल्डो सिग्नोरेटी के नेतृत्व में मेकअप आर्टिस्ट ने सभी ऑन-स्क्रीन अभिनेताओं पर रोजाना जरूरी टैटू, स्कारिफिकेशन और ईयरलोब एक्सटेंशन लगाए। सलाहकार रिचर्ड डी हेंसेंग के अनुसार बॉडी मेकअप में विकल्प कलात्मक लाइसेंस और तथ्य दोनों पर आधारित थे। मैंने मिट्टी के बर्तनों और चित्रों को टैटू की तलाश में घंटों तक देखा। निशान और टैटू बनाने का काम पूरी तरह से शोध के बाद किया गया था। जड़े हुए जेड दांत वहाँ है, कान के स्पूल वहाँ है। एक छोटी सी चीज है जो कान से नाक के जरिए सेप्टम में आती है। यह पूरी तरह से उनकी कलात्मक नवीनता थी। 14। विस्तार पर ध्यान देने का एक उदाहरण जगुआर पॉ की पत्नी सेवन के बाएं हाथ का टैटू है, जो ऊपर 2 बिंदुओं के साथ एक क्षैतिज पट्टी है, संख्या 7 के लिए माया ग्लिफ। साइमन एथरटन, एक अंग्रेज कवच निर्माता और हथियार निर्माता, जिन्होंने ब्रेवहार्ट पर गिब्सन के साथ काम किया था, को माया हथियारों के पुनर्निर्माण और शोध के लिए काम पर रखा गया था। एथरटन ने फिल्म के अंत में एक स्पेनिश जहाज पर क्रॉस बेरिंग फ्रांसिस्कन भिक्षु के रूप में भी एक कैमियो किया है। सेट डिजाइन। यह भी देखें, माया वास्तुकला। टिकाल जैसे पिरामिडों को फिल्म के लिए पुनः निर्मित किया गया।
मेल गिब्सन चाहते थे कि एपोकैलिप्टो में कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवियों पर निर्भर रहने के बजाय इमारतों वाले सेट दिखाए जाएं। माया शहर में देखे गए ज्यादातर स्टेप पिरामिड थॉमस ई सैंडर्स द्वारा डिजाइन किए गए मॉडल थे। सैंडर्स ने अपना दृष्टिकोण समझाया। हम माया दुनिया को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दृश्यात्मक रूप से हम वही करना चाहते थे जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सके। ब्रेव हार्ट की तरह आप इतिहास और सिनेमेटोग्राफी की रेखा पर चल रहे हैं। हमारा काम एक खूबसूरत फिल्म बनाना है। 15 हालांकि जबकि मायान शहरों के कई वास्तुशिल्प विवरण सही है, 11 वे विभिन्न स्थानों और युगों से मिश्रित है। 11 एक निर्णय जिसे फरहाद सफिनिया ने सौंदर्य कारणों से किया था। 16 जबकि एपोकैलिप्टो माया सभ्यता के टर्मिनल पोस्ट क्लासिक काल के दौरान सेट है। फिल्म का केंद्रीय पिरामिड 600 साल पहले क्लासिक काल में निर्मित एक संरचना है। 16 यह एक बाद का मायान शहर है जो सदियों पहले बनाए गए पिरामिड के आसपास बनाया गया था, जिसके उदाहरण मुइल, कोबा और क्विंटाना रू, मैक्सिको के अन्य जैसे पोस्ट क्लासिक स्थलों में पाए जाते हैं। मंदिर केंद्रीय तराई क्लासिक शैली में टिकाल के आकार के है, लेकिन सदियों बाद उत्तर पश्चिम युकाटन के पूक शैली के तत्वों से सजाए गए हैं। रिचर्ड डी हैंसेन टिप्पणी करते हैं, पोस्ट क्लासिक अवधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो फिल्म में उस पिरामिड के आकार और महिमा से मेल खाता हो। लेकिन गिब्सन समृद्धि, धन, संसाधनों की खपत को दर्शाने की कोशिश कर रहा था। 16 धनुषाकार वॉकवे में भित्तिचित्र में माया कोडिस, बोनमपैक भित्तिचित्र, फिल्म की सेटिंग से 700 साल पहले, और सैन बार्टोलो भित्तिचित्र, फिल्म की सेटिंग से लगभग 1500 साल पहले, के तत्वों को मिलाया गया है। उद्धरण की आवश्यकता। फिल्माने गिब्सन ने एपोकैलिप्टो को मुख्य रूप से कैटेमाको, सैन एंड्रेस टक्सला और मैक्सिकन राज्य वेराक्रूज के पासो डी ओवेजस में फिल्माया। झरने का दृश्य सैन एंड्रेस टक्सला में स्थित एपेंटला फॉल्स में फिल्माया गया था। दूसरी यूनिट के क्रू द्वारा अन्य फिल्मांकन ग्वाटेमाला के एल पेटेन में हुआ। फिल्म को मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज किया जाना था, लेकिन टचस्टोन पिक्चर्स ने भारी बारिश और मैक्सिको में फिल्मांकन में बाधा डालने वाले 2 तूफानों के कारण रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 2006 तक टाल दी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2006 में समाप्त हुई। एपोकैलिप्टो को हाई डेफिनिशन डिजिटल वीडियो पर पैनाविजन जेनेसिस कैमरा का उपयोग करके शूट किया गया था। 17 फिल्मांकन के दौरान गिब्सन और सिनेमेटोग्राफर डीन सेमलर ने स्पाइडर कैम का इस्तेमाल किया। 18 एक निलंबित कैमरा सिस्टम जो ऊपर से शूटिंग की अनुमति देता है। इस उपकरण का उपयोग उस दृश्य में किया गया था जिसमें जगुआर पॉ एक झरने से छलांग लगाता है। हमने 150 फुट 46 मीटर झरने के ऊपर से स्पाइडर कैम शॉट लिया, एक अभिनेता के कंधे के ऊपर से देखते हुए और फिर किनारे पर कूदते हुए, सचमुच झरने में। मुझे लगा कि हम इसे फिल्म पर करेंगे, लेकिन हमने जेनेसिस कैमरा को हल्के वजन वाले पानी के आवास में रखा। तापमान ऊपर 100 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक था और नीचे लगभग 60 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस था, पानी और धुंध के साथ। हमने बिना किसी समस्या के 50 मिनट के टेप शूट किए, हालांकि एक बार पानी अंदर चला गया और कोहरा छा गया। एपोकैलिप्टो में कई जानवरों को दिखाया गया है, जिसमें बेयर्ड का टेपिर और एक काला जगुआर शामिल है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले दृश्यों के लिए एनिमेट्रॉनिक्स या कठपुतलियों का इस्तेमाल किया गया था। 19 संगीत। अधिक जानकारी एपोकैलिप्टो साउंड ट्रैक। एपोकैलिप्टो का संगीत जेम्स हॉर्नर ने निर्देशक मेल गिब्सन के साथ अपने तीसरे सहयोग में तैयार किया था। इस गैर पारंपरिक संगीत में कई विदेशी वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तानी गायक राहत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ दी है। वितरण और विपणन। जबकि मेल गिब्सन ने अपने आइकन प्रोडक्शंस के माध्यम से फिल्म को वित्तपोषित किया, डिज्नी ने उत्तरी अमेरिका में टचस्टोन पिक्चर्स लेबल के तहत और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में आइकन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कुछ बाजारों में शुल्क के लिए एपोकैलिप्टो को वितरित करने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म का प्रचार दिसंबर 2005 के टीजर ट्रेलर के साथ शुरू हुआ, जिसे प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआत से पहले और रूदी यंगब्लर को जगुआर पॉ के रूप में कास्ट करने से पहले फिल्माया गया था। मजाक के तौर पर गिब्सन ने दाढ़ी वाले निर्देशक की एक अचेतन कैमियो डाली, जिसमें एक प्लेट शर्ट में उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी और वह धूल से ढके माया के समूह के बगल में खड़ा था। 20
एक साफमुंडा गिब्सन ने 2006 के अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत के लिए एक मायान भाषा खंड भी फिल्माया। 23 सितंबर 2006 को गिब्सन ने अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में 2 मुख्य रूप से मूल अमेरिकी दर्शकों के लिए अधूरी फिल्म की प्री स्क्रीनिंग की, गोल्ड सभी में रिवरविंड कैसीनो में, जो चिकासो नेशन के स्वामित्व में है, और लॉटन में कैमरून विश्वविद्यालय में। 21 उन्होंने फिल्म के सितारों में से एक रूदी यंगब्लड के साथ मिलकर 24 सितंबर को ऑस्टिन, टेक्सास में प्री स्क्रीनिंग भी शुरू की। 22 लॉस एंजल्स में गिब्सन ने एपोकैलिप्टो की स्क्रीनिंग की और लैटिन बिजनेस एसोसिएशन 23 और माया समुदाय के सदस्यों के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया। 24 प्रदर्शकों की उत्साही प्रतिक्रिया के कारण डिज्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 से अधिक स्क्रीनों पर फिल्म खोली। उद्धरण वांछित विषय वस्तु मेल गिब्सन के अनुसार एपोकैलिप्टो की माया सेटिंग सभ्यताओं और उन्हें कमजोर करने वाली चीजों की खोज की एक अधिक सार्वभौमिक कहानी के लिए केवल पृष्ठभूमि है। 25 फिल्म निर्माताओं का इरादा माया के पतन को समकालीन समाज में देखी गई समस्याओं को प्रतिबिंबित करने के लिए था। सहलेखक सफिनिया ने निर्माण के दौरान कहा, माया द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं असाधारण रूप से आज हमारी अपनी सभ्यता द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समान हैं, विशेष रूप से जब व्यापक पर्यावरणीय गिरावट, अत्यधिक खपत और राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात आती है। 8 गिब्सन ने कहा है कि फिल्म अतीत के एक महान पतनशील साम्राज्य और आज के महान साम्राज्यों के बीच समानता को दर्शाने का एक प्रयास है। 8 यह फिल्म एक सांस्कृतिक आलोचना के रूप में कार्य करती है। हेंसेंग के शब्दों में एक सामाजिक बयान यह संदेश भेजती है कि नैतिकता के बारे में हमारी अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना कभी भी गलती नहीं है। 26 गिब्सन ने ग्रीक शब्द एपोकालिप्टो के आधार पर शीर्षक को परिभाषित किया है, एक नई शुरुआत या एक अनावरण, एक रहस्योद्घाटन। हर चीज की एक शुरुआत और अंत होता है और सभी सभ्यताओं ने उसी तरह काम किया है। 27 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 202 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 65% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.40 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एपोकैलिप्टो एक शानदार ढंग से फिल्माया गया, भले ही निर्दयतापूर्वक खूनी, एक बार की महान सभ्यता की परीक्षा है। 28 मेटाक्रिटिक पर 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 29 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 30 रिचर्ड रोपर और टेलीविजन शो एबर्ट एंड रोपर पर अतिथि आलोचक आयशा टायलर ने इसे 2 अंगूठे ऊपर रेटिंग दी। 31 माइकल मेडवेड ने एपोकैलिप्टो को 4 में से 4 स्टार दिए और फिल्म को एड्रेनालाइन से सराबोर पीछा करने वाली फिल्म और एक आंतरिक दृश्य अनुभव कहा। 32 यह फिल्म गिब्सन की 2006 की DUI घटना के 6 महीने से भी कम समय बाद रिलीज हुई थी, जिसने गिब्सन को बहुत नकारात्मक प्रचार दिलाया और उनकी पिछली फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में कथित यहूदी विरोधी भावना को लेकर कुछ लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। 33 कई प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने एपोकैलिप्टो की अपनी समीक्षाओं में इस घटना का संकेत दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी सकारात्मक समीक्षा में एओ स्कॉट ने टिप्पणी की, आप उनके बारे में जो भी कहें, शराब के साथ उनकी समस्या या यहूदियों के साथ उनकी समस्या के बारे में, वे एक गंभीर फिल्म निर्माता है। 34 बोस्टन ग्लोब की समीक्षा इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची, जिसमें कहा गया, गिब्सन एक पागल हो सकता है, लेकिन वह हमारा पागल है, और जबकि मैं उसे हैप्पी आवर के बाद या बीनाई ब्रिज समारोह में कभी भी कार के पहिए के पीछे नहीं देखना चाहूंगा, कैमरे के पीछे एक और मामला है। 35 एक नकारात्मक समीक्षा में सैलून ने कहा, लोग इस फिल्म के बारे में उत्सुक है, जिसे अतिरिक्त पाठीय कारण कहा जा सकता है, क्योंकि इसका निर्देशक एक अनिश्चित और करिश्माई हॉलीवुड व्यक्ति है, जो अब तक खुद को पूरी तरह से हाशिए पर डाल चुका होता अगर उसके पास हिंसक पॉप मनोरंजन को गरने का एक कच्चा उपहार नहीं होता। 36 हॉलीवुड से प्रतिक्रियाएं एपोकैलिप्टो को हॉलीवुड समुदाय में कुछ उत्साही समर्थक मिले। अभिनेता रॉबर्ट डुवेल ने इसे शायद 25 वर्षों में देखी गई सबसे अच्छी फिल्म कहा। 37 निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक उत्कृष्ट कृति है।
यह शायद उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। मुझे लगता है कि यह उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक फिल्म थी। 39। मार्टिन स्कॉर्सेसे ने फिल्म के बारे में लिखते हुए इसे एक दृष्टि कहा और आगे कहा, आज बहुत सी फिल्में इस तरह के परेशान करने वाले क्षेत्रों में नहीं जाती है, सभ्यता के रूप में जानी जाने वाली चीजों को बनाए रखने में हिंसा का महत्व। मैं एपोकैलिप्टो की इसकी स्पष्टता के लिए प्रशंसा करता हूँ, लेकिन फिल्म निर्माण की शक्ति और कलात्मकता के लिए भी। 40। अभिनेता एडवर्ड जेम्स ओल्मोस ने कहा, मैं पूरी तरह से अचंभित रह गया। यह यकीनन वर्षों में मेरी देखी गई सबसे अच्छी फिल्म है। मैं दंग रह गया। 23। 2013 में निर्देशक स्पाइक ली ने इस फिल्म को अपनी सर्वकालिक आवश्यक फिल्मों की सूची में रखा। 41। 2016 में ब्रिटिश निर्देशक एडगर राइट ने इसे अपनी 1000 पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया। 42। मेक्सिको में प्रतिक्रिया। मेक्सिको में इस फिल्म ने परफ्यूम और रॉकी बाल्बोआ की तुलना में ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित किया। इसने टाइटैनिक और पोसिडॉन जैसी यादगार मैक्सिकन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। 43। अखबार रिफॉर्मा द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार 80% मैक्सिकन लोगों ने फिल्म को बहुत अच्छा या अच्छा करार दिया। माया का प्रतिनिधित्व। एपोकैलिप्टो में दर्शाए गए माया संस्कृति और सभ्यता के पहलुओं को कुछ विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक रूप से गलत माना जाता है। बैंडेरस न्यूज के एलन वॉल के अनुसार फिल्म की कला, वास्तुकला और सेटिंग माया सभ्यता के भीतर विभिन्न युगों और क्षेत्रों के पहलुओं को मिलाती है। 44। कुछ विद्वानों ने बताया है कि सामूहिक मानव बलि और व्यापक दास्ता का चित्रण एज़टेक के लिए अधिक विशिष्ट था। 45। इसके विपरीत मायावादी डेविड स्टुअर्ट ने कहा कि मानव बलि दुर्लभ नहीं थी और नक्काशी और भित्ति चित्रों के आधार पर एज़टेक और माया के बीच अधिक और अधिक समानताएं हैं। 46। कथित ऐतिहासिक अशुद्धियों से जुड़े विवाद के अलावा विद्वान और स्वदेशी कार्यकर्ता इस बात से चिंतित थे कि फिल्म में स्पेनिश विजय से पहले के वर्षों में हुए मानव बलिदानों को उजागर किया गया है। 47। मानवविज्ञानी ट्रेसी आर्ड्रे ने महसूस किया कि एपोकैलिप्टो पक्षपाती था क्योंकि विज्ञान और कला में उपलब्धियों, गहन आध्यात्मिकता और कृषि चक्रों से संबंध या माया शहरों के इंजीनियरिंग करतबों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 48। ग्वाटेमाला के कार्यकर्ता इग्नासियो ओचोआ ने भी फिल्म की आलोचना की है, एक आक्रामक और नस्लवादी धारणा के रूप में कि माया लोग यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले एक दूसरे के प्रति क्रूर थे और इस प्रकार वे वास्तव में बचाव के हकदार थे। 47। फिल्म के ऐतिहासिक सलाहकार रिचर्ड डी हेंसेन ने वाशिंगटन पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म यह एहसास कराती है कि माया एक क्रूर व्यक्ति थे और उन्होंने इस बारे में थोड़ा आशंकित होने की बात कही कि समकालीन माया इसे कैसे लेंगे। 49। फिल्म का फोकस अनावश्यक हिंसा 50 पर है, जिसके कारण मेसोअमेरिकन कला और संस्कृति की प्रोफेसर जूलिया ग्वेर्नसे ने फिल्म की निंदा की। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, इसमें बहुत अधिक आक्रामक नस्लीय रूढ़िवादिता है। उन्हें बेहद बर्बर लोगों के रूप में दिखाया गया है, जबकि वास्तव में माया एक बहुत ही परिष्कृत संस्कृति थी। 50। ग्वेर्नसे बताते हैं कि फिल्म को पश्चिमी नैतिकता के लेंस के माध्यम से देखा गया है और कहा गया है कि वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोणों की जांच करना महत्वपूर्ण है, जो हमारे अपने 21वीं सदी के पश्चिमी लोगों से मेल नहीं खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मान्य है। 51। मानव बलि। अधिक जानकारी एज़टेक संस्कृति में मानव बलि और माया संस्कृति में मानव बलि। आलोचकों का दावा है कि फिल्म में दर्शाए गए मानव बलि माया की तुलना में एज़टेक प्रथाओं, जैसा कि यहाँ देखा गया है, से अधिक मिलते जुलते हैं। एपोकैलिप्टो की आलोचना सामूहिक बलिदानों के चित्रण के लिए की गई है, जो माया की तुलना में एज़टेक के लिए अधिक विशिष्ट थे। मानव बलि प्राचीन माया समाज में यकीनन कम आम थी। 52। हेंसेन के अनुसार यह फिल्म पोस्ट क्लासिक काल को दर्शाती है, जब माया टोल्टेक और एज़टेक से प्रभावित थे। हेंसेन कहते हैं, हम जानते हैं कि युद्ध चल रहा था। टुलम का पोस्ट क्लासिक केंद्र एक दीवार वाला शहर है। इन स्थलों को रक्षात्मक स्थिति में होना चाहिए था। इस समय तक एज़टेक का जबरदस्त प्रभाव था। एज़टेक अपनी विजय और बलि के शिकार की खोज में स्पष्ट रूप से निर्दयी थे, एक ऐसी प्रथा जो कुछ माया क्षेत्रों में फैल गई। 14। माया के अन्य विवादित चित्रणों में आम लोगों की बलि और सामूहिक कब्रें शामिल है।
मानव विज्ञान के प्रोफेसर स्टीफन ह्यूस्टन के अनुसार माया ने आम लोगों के बजाय कुलीनता और सामाजिक अभिजात वर्ग की बलि दी। 45 पुरातात्विक स्थलों से संकेत मिलता है कि माया ने बलि के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे सिर काटना, दिल निकालना, अंगभंग करना, फांसी देना, आंत निकालना, त्वचा को चीरना, खोपड़ी को चीरना और जलाना। 53 मानव विज्ञानियों ने यह भी बताया है कि माया में सामूहिक कब्रों का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। 54 हैंसेन ने कहा कि यह अनुमान है, यह कहते हुए कि गिब्सन वहां जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था वह इसकी भयावहता को व्यक्त करना था। 16 एक और विवादित दृश्य, जब जगुआर पाव और बाकी बंदियों को लक्ष्य अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म निर्माताओं द्वारा पीछा अनुक्रम को प्रज्वलित करने के लिए एक प्लॉट डिवाइस के रूप में आविष्कार किया गया था। 16 समापन मेल गिब्सन और फरहाद सफिनिया द्वारा डीवीडी कमेंट्री ट्रैक के अनुसार फिल्म का अंत स्पेनियों और मायास के बीच पहले संपर्क को दर्शाने के लिए था, जो 1511 में हुआ था जब पेद्रो डी अल्वाराडो युकाटन और ग्वाटेमाला के तट पर पहुंचे थे, और 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस की चौथी यात्रा के दौरान भी। 55 एपोकैलिप्टो में यूरोपीय लोगों का आगमन और इसका विषयगत अर्थ असहमति का विषय है। मानव विज्ञानी ट्रेसी आर्ड्रे ने लिखा कि ईसाई मिशनरियों के रूप में स्पेनियों के आगमन का स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक संदेश था कि माया लोगों को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मूल रूप से सड़े हुए थे। 48 आर्ड्रेन के अनुसार एपोकैलिप्टो शानदार बड़े बजट के टेक्निकलर में एक आक्रामक और नस्लवादी धारणा को दोहराता है कि माया लोग यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले से एक दूसरे के प्रति क्रूर थे और इस प्रकार वे बचाव के हकदार थे। वास्तव में उन्हें बचाव की आवश्यकता थी। इसी विचार का उपयोग 500 वर्षों तक माया लोगों की अधीनता को सही ठहराने के लिए किया गया था। 48 डेविड वैन बिएमा ने टाइम के लिए लिखे एक लेख में सवाल किया कि क्या स्पेनियों को माया लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि उन्हें जगुआर पाव के साथ अशुभ रूप से चित्रित किया गया है, जो उनके आगमन को एक खतरे के रूप में स्वीकार करता है और जंगल में लौटने का फैसला करता है। मेल कोलंबसिल गेरार्ड गिब्सन 3 एओ जन्म 3 जनवरी 1956 4 एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, उन्हें उनकी एक्शन हीरो भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से पोस्टेपोकैलिप्टिक एक्शन सीरीज मैड मैक्स की पहली 3 फिल्मों में मैक्स रॉकटेस्की के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका और बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म सीरीज लेथल वेपन में मार्टिन रिग्स के रूप में। न्यूयॉर्क के पीकस्किल में जन्मे गिब्सन 12 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चले गए। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन किया, जहां उन्होंने रोमियो और जूलियट के निर्माण में जूडी डेविस के साथ अभिनय किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी आइकन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिसे स्वतंत्र फिल्म निर्देशक एटम एगोयान ने स्टूडियो सिस्टम का विकल्प कहा है। 5 निर्देशक पीटर वियर ने उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका के लिए चुना, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 1985 में गिब्सन को पीपल मैगजीन के पहले सेक्सिएस्ट मैन अलाइव के रूप में नामित किया गया था। 7 1995 में गिब्सन ने ऐतिहासिक महाकाव्य ब्रेवहार्ट का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने बाइबिल पर आधारित नाटक द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का निर्देशन और निर्माण किया, जो आर्थिक रूप से सफल और अत्यधिक विवादास्पद दोनों था। उन्हें एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो 2006 के निर्देशन के लिए और अधिक आलोचनात्मक नोटिस मिला, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेसोअमेरिका में सेट है। कई कानूनी मुद्दों और विवादास्पद बयानों के सार्वजनिक रूप से लीक होने के बाद हॉलीवुड में गिब्सन की लोकप्रियता कम हो गई, जिससे अभिनय और निर्देशन में उनके करियर पर असर पड़ा। 8 एज ऑफ डार्कनेस 2010 और जोडी फोस्टर की द बीवर 2011 में उनके प्रदर्शन के साथ उनके करियर में पुनरुत्थान देखने को मिला। 10 साल की अनुपस्थिति के बाद उनकी निर्देशन वापसी हैक्सॉ रिज 2016 ने 2 अकादमी पुरस्कार जीते, 9, 10 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 4 अन्य के लिए नामांकित किया गया। इस श्रेणी में गिब्सन का यह दूसरा नामांकन था। प्रारंभिक जीवन गिब्सन का जन्म पीकस्किल,
न्यूयॉर्क में आयरिश वंश में हुआ था। वे 11 बच्चों में से छठे थे और लेखक हटन गिब्सन और आयरिश मूल की एनी पेट्रीसिया नी रीली 1990 में मृत्यु हो गई के दूसरे बेटे थे। 12 गिब्सन की दादी ओपेरा कॉन्ट्राल्टो ईवा माइलोट 1875 से 1920 थीं, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में आयरिश माता पिता के यहाँ हुआ था। 13 जबकि उनके दादा जॉन हटन गिब्सन दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के 1 करोड़पति तंबाकू व्यवसायी थे। 15 गिब्सन के छोटे भाइयों में से एक डोनल भी एक अभिनेता है। गिब्सन का पहला नाम सेंट मेल्स कैथेड्रल से लिया गया है, जो उनकी मां के गृहनगर लॉन्गफोर्ड में स्थित है। 16 उनका दूसरा नाम कोलमसिल। 17 भी एक आयरिश संत के साथ साझा किया गया है। 18 अपनी मां की वजह से गिब्सन के पास आयरिश और अमेरिकी दोहरी नागरिकता है। 19 गिब्सन एक ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासी भी है। 21 गिब्सन के पिता को 14 फरवरी 1968 को न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड के खिलाफ कार्य संबंधित चोट के मुकदमे में $1,45,000 अमेरिकी डॉलर 2023 में $270,450 के बराबर का पुरस्कार मिला था और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने परिवार को वेस्ट पिम्बल, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर दिया। 22 उस समय गिब्सन की उम्र 12 साल थी। अपनी दादी के मूल ऑस्ट्रेलिया में जाना आर्थिक कारणों से था और उनके पिता की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल वियतनाम युद्ध के दौरान उनके सबसे बड़े बेटे को भर्ती करने से मना कर देंगे। 23 अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान गिब्सन को न्यू साउथ वेल्स के वाहरोंगा में सेंट लियो कैथोलिक कॉलेज में क्रिश्चियन ब्रदर्स के मंडली के सदस्यों द्वारा शिक्षित। आजीविका अवलोकन गिब्सन ने जब पहली बार सिनेमाई परिदृश्य में प्रवेश किया तो उन्हें फिल्म समीक्षकों से बहुत अनुकूल टिप्पणियां मिलीं, साथ ही कई क्लासिक फिल्म सितारों से उनकी तुलना भी की गई। 1982 में विंसेंट कैनबी ने लिखा कि श्री गिब्सन युवा स्टीव मैकक्वीन की याद दिलाते हैं। मैं स्टार क्वालिटी को परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हो, श्री गिब्सन में वह है। 26 गिब्सन की तुलना क्लार्क गेबल और हम्फ्री बोगार्ट के संयोजन से भी की जाती है। 27 मैड मैक्स सीरीज की फिल्मों, पीटर वियर की गैलीपोली 1981 और लेथल वेपन सीरीज की फिल्मों में गिब्सन की भूमिकाओं ने उन्हें एक्शन हीरो का लेबल दिलाया। 28 बाद में गिब्सन ने कई तरह की अभिनय परियोजनाओं में विस्तार किया, जिसमें मानव नाटक जैसे हेमलेट 1990 का फ्रेंको जेफरेली फिल्म संस्करण और मेवरिक 1994 और व्हाट वीमेन वांट 2000 जैसी हास्य भूमिकाएं शामिल थीं। उन्होंने अभिनय से आगे बढ़कर निर्देशन और निर्माण में भी हाथ आजमाया। द मैन विदाउट ए फेस 1993, ब्रेव हार्ट 1995, द पैशन ऑफ क्राइस्ट 2004 और एपोकैलिप्टो 2006। टाइम के जेस कैगल ने गिब्सन की तुलना कैरी ग्रांट, शॉन कॉनरी और रॉबर्ट रेडफोर्ड से की। 28 कॉनरी ने एक बार सुझाव दिया था कि गिब्सन को कॉनरी के एम के लिए अगला जेम्स बॉन्ड खेलना चाहिए। गिब्सन ने भूमिका को ठुकरा दिया, कथित तौर पर। अभिनय 1985 में गिब्सन ने सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। 30 छात्रों के रूप में गिब्सन और अभिनेत्री जूडी डेविस ने रोमियो और जूलियट में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और गिब्सन ने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक प्रयोगात्मक उत्पादन में रानी टाइटेनिया की भूमिका निभाई। 31 1977 में स्नातक होने के बाद 32 गिब्सन ने तुरंत मैड मैक्स के फिल्मांकन पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक मंच अभिनेता के रूप में काम करना जारी रखा और एडिलेड में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्टेट थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। गिब्सन की नाट्य क्रेडिट में वेटिंग फॉर गोडोट में एस्ट्रागन, जेफरी रश के विपरीत का किरदार और सिडनी में डेथ ऑफ ए सेल्समैन के 1 सितंबर 1982 के उत्पादन में बिफ लोमन की भूमिका शामिल है। NIDA में एक छात्र के रूप में गिब्सन ने 1977 की फिल्म समर सिटी में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें $400 का भुगतान किया गया था। 34 इसके बाद गिब्सन ने फिल्म मैड मैक्स 1979 में शीर्षक चरित्र निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें $9,000 का भुगतान किया गया था। फिल्म बनाने के तुरंत बाद उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन थिएटर कंपनी के साथ एक सीजन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी भावी पत्नी रॉबिन मूर के साथ एडिलेड में $30 प्रति सप्ताह का अपार्टमेंट साझा किया। मैड मैक्स के बाद गिब्सन ने फिल्म टिम 1979 में मानसिक रूप से धीमे युवा की भूमिका भी निभाई। 35
इस अवधि के दौरान गिब्सन ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। वह धारावाहिक द सुलिवान्स में नौसेना लेफ्टिनेंट रे हेंडरसन के रूप में दिखाई दिए। 36 पुलिस प्रक्रियात्मक कॉप शॉप में, 35 और जेल धारावाहिक पनिशमेंट के पायलट एपिसोड में जो 1980 में निर्मित किया गया था, 1981 में प्रदर्शित किया गया। 37 38 गिब्सन द्वितीय विश्व युद्ध की एक्शन फिल्म अटैक फोर्स जेड के कलाकारों में शामिल हो गए, जो 1982 तक रिलीज नहीं हुई जब गिब्सन एक बड़े स्टार बन गए थे। निर्देशक पीटर वियर ने गिब्सन को प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका में लिया, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 गैलीपोली ने गिब्सन को एक गंभीर, बहुमुखी अभिनेता की ख्याति दिलाने में भी मदद की और उन्हें हॉलीवुड एजेंट एड लिमाटो का खिताब दिलाया। सीक्वल मैड मैक्स 2 1982 अमेरिका में उनकी पहली हिट थी, जहां इसे द रोड वॉरियर के रूप में रिलीज किया गया था। पीटर वियर की रोमांटिक थ्रिलर द ईयर ऑफ लिविंग डेंजरसली 1982 में अपनी भूमिका के लिए गिब्सन को फिर से सकारात्मक नोटिस मिले। गिब्सन ने मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 में तीसरी बार मैक्स रॉकटेस्की की भूमिका निभाकर अपना पहला $1 मिलियन वेतन अर्जित किया। गिब्सन की पहली अमेरिकी फिल्म मार्क रिडेल की ड्रामा द रिवर 1984 थी, जिसमें उन्होंने और सिसी स्पेसेक ने संघर्षरत टेनेसी किसानों की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गिब्सन ने ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक गिलियन आर्मस्ट्रांग की गॉथिक रोमांस मिसेज सोफेल 1984 में अभिनय किया। उन्होंने और मैथ्यू मोडाई ने निंदा किए गए अपराधी भाइयों की भूमिका निभाई, जिनके विपरीत डायने कीटन वार्डन की पत्नी की भूमिका में थीं, जो बाइबल पढ़ने के लिए उनसे मिलने जाती है। 1985 में लगातार 4 फिल्मों में काम करने के बाद गिब्सन ने अपने ऑस्ट्रेलियाई मवेशी स्टेशन पर लगभग 2 साल की छुट्टी ली। 41 वह लेथल वेपन 1987 में मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाने के लिए लौटे, एक फिल्म जिसने हॉलीवुड के अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद की। 42 इसके बाद गिब्सन ने लगातार 3 फिल्मों में अभिनय किया, जो 1990 में रिलीज हुईं, बर्ड ऑन वायर, एयर अमेरिका और हैमलेट। 1990 में एयर अमेरिका प्रीमियर में गिब्सन। 1990 के दशक के दौरान गिब्सन ने व्यावसायिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के बीच काम किया। दशक के पहले भाग में उनकी फिल्में फॉरएवर यंग, लेथल वेपन 3, मेवरिक और ब्रेव हार्ट थीं। इसके बाद उन्होंने रैंसम, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेथल वेपन 4 और पेबैक में अभिनय किया। गिब्सन ने डिज्नी की पोकाहोंटस में जॉन स्मिथ की बोलने और गाने वाली आवाज के रूप में भी काम किया। गिब्सन को द पैट्रियट 2000 में प्रदर्शित होने के लिए $25 मिलियन का रिकॉर्ड वेतन दिया गया था। 43 इसने $100 मिलियन से अधिक की कमाई की, जैसा कि उस वर्ष उनकी 2 अन्य फिल्मों चिकन रन और व्हाट वीमेन वांट ने किया था। 28 2002 में गिब्सन वियतनाम युद्ध नाटक वी वेयर सोल्जर्स और एम नाइट श्यामलन की साइंस में दिखाई दिए, जो गिब्सन के अभिनय करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 44 साइंस का प्रचार करते समय गिब्सन ने कहा कि वह अब फिल्म स्टार नहीं बनना चाहते और केवल तभी फिल्म में अभिनय करेंगे जब स्क्रिप्ट वास्तव में असाधारण होगी। 2010 में गिब्सन एज ऑफ डार्कनेस में दिखाई दिए, जिसने 2002 के बाद से उनकी पहली अभिनीत भूमिका को चिह्नित किया। 45 और यह बीबीसी मिनी सीरीज एज ऑफ डार्कनेस का रूपांतरण था। 46 उसी वर्ष जून में गिब्सन टेक्सास के ब्राउन्सविले में थे, जहां वे फिल्म गे द ग्रिंगो के दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे, जो मेक्सिको की एक कठिन जेल में बंद एक पेशेवर अपराधी के बारे में थी। 47 2010 में अपनी पूर्व प्रेमिका पर सार्वजनिक रूप से भड़कने के बाद गिब्सन को विलियम मॉरिस एंडेवर की प्रतिभा एजेंसी से हटा दिया गया था। 48 गिब्सन को द हैंगओवर पार्ट 2 में एक छोटी भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन कलाकारों और क्रू द्वारा उनकी भागीदारी पर आपत्ति जताए जाने के बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। 49 गिब्सन ने 2 खलनायकों की भूमिका भी निभाई, 2013 में माचेटे किल्स में लूथर वॉज, डैनी ट्रेजो के साथ, और 2014 में द एक्सपेंडेबल्स 3 में कॉनराड स्टोनबैंक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ। 2014 में एक्सपेंडेबल्स के सहकलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन, पृष्ठभूमि के साथ गिब्सन 2018 में रिलीज हुई निर्देशक एस क्रेग झलर की पुलिस क्रूरता थीम वाली फिल्म ड्रैग्ड एक्रॉस कंक्रीट में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 50 इसके बाद उन्होंने द प्रोफेसर एंड द मैडमैन में अभिनय किया,
उन्होंने और निर्देशक दोनों। उत्पादन। मुख्य लेख आइकॉन प्रोडक्शंस। लेथल वेपन सीरीज के साथ हॉलीवुड में अपनी सफलता के बाद गिब्सन ने निर्माण और निर्देशन में कदम रखना शुरू कर दिया। साथ ही ब्रूस डेवी के साथ गिब्सन ने हिमलेट बनाने के लिए 1989 में आइकॉन प्रोडक्शंस का गठन किया। गिब्सन की कई स्टार फिल्मों का निर्माण या सहनिर्माण करने के अलावा आइकॉन ने इमोर्टल बिलव्ड से लेकर एन आइडियल हस्बैंड तक कई अन्य छोटी फिल्में बनाई है। गिब्सन ने इनमें से कुछ फिल्मों जैसे द मिलियन डॉलर होटल और द सिंगिंग डिटेक्टिव में सहायक भूमिकाएं निभाई है। गिब्सन ने टेलीविजन के लिए कई प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया है, जिसमें थ्री स्टूज पर एक बायोपिक और 2008 पीबीएस डॉक्यूमेंट्री कैरियर शामिल है। आइकॉन सिर्फ एक प्रोडक्शन कंपनी से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय वितरण कंपनी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिल्म प्रदर्श 52 रास्ते पर लाने वाला। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अनुसार स्टूडियो के अधिकारियों ने 1989 में गिब्सन को निर्देशन की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया, एक विचार जिसे उन्होंने उस समय ठुकरा दिया था। 53 गिब्सन ने अपने निर्देशन की शुरुआत 1993 में द मैन विदाउट ए फेस से की। इसके 2 साल बाद ब्रेव हार्ट ने की, जिसने गिब्सन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का एकेडमी पुरस्कार दिलाया। गिब्सन ने लंबे समय से फ़ारेनहाइट 451 के रीमेक का निर्देशन करने की योजना बनाई थी, लेकिन 1999 में शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण परियोजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 54 गिब्सन को जनवरी 2001 में हिमलेट के लॉस एंजिल्स स्टेज प्रोडक्शन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का निर्देशन करना था, लेकिन डाउनी के ड्रग रिलैप्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया। 55 सितंबर 2002 में गिब्सन ने घोषणा की कि वह हरामी और लैटिन में द पैशन नामक एक फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसमें कोई उपशीर्षक नहीं होगा क्योंकि उन्हें फिल्मी कहानी कहने के साथ भाषा की बाधाओं को पार करने की उम्मीद थी। 57 2004 में उन्होंने विवादास्पद फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को उपशीर्षक के साथ रिलीज किया, जिसे उन्होंने सहलिखा, सहनिर्मित और निर्देशित किया। यह फिल्म उस समय यूएस बॉक्स ऑफिस पर 370, 782, 930 की बिक्री के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म बन गई। 58 गिब्सन ने एबीसी नेटवर्क के लिए कंप्लीट सेवेज के कुछ एपिसोड निर्देशित किए। 2006 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो का निर्देशन किया, जो गैर-अंग्रेजी भाषा में विरल संवाद दिखाने वाली उनकी दूसरी फिल्म थी। गिब्सन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत वाइकिंग युग के दौरान सेट की गई एक फिल्म का निर्देशन करने की मंशा व्यक्त की है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट और एपोकैलिप्टो की तरह वह चाहते हैं कि इस काल्पनिक फिल्म में उस समय की भाषाओं में संवाद हों। 59 हालांकि डिकैप्रियो ने अंततः इस परियोजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना। 60 2012 के एक साक्षात्कार में गिब्सन ने घोषणा की कि परियोजना, जिसका उन्होंने बरसरकर शीर्षक दिया है, अभी भी आगे बढ़ रही थी। 61 2011 में यह घोषणा की गई थी कि गिब्सन ने जो एस्टेरहास से मैकाबीज के बारे में एक पटकथा लिखवाई थी, फिल्म का वितरण वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा किया जाना है। घोषणा से काफी विवाद उत्पन्न हुआ। 62 अप्रैल 2012 में एस्टेरहास ने गिब्सन को एक पत्र लिखा जिसमें उन पर मैकाबीज के बारे में उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया क्योंकि वह यहूदियों से नफरत करता है, और निजी घटनाओं की एक श्रृंखला का हवाला दिया, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर गिब्सन को अत्यधिक नस्लवादी विचार व्यक्त करते हुए सुना था। हालांकि एक निजी पत्र के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे एक फिल्म उद्योग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। 63 जवाब में गिब्सन ने कहा कि वह अभी भी फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसे एस्टेरहास की पटकथा पर आधारित नहीं करेंगे, जिसे उन्होंने घटिया कहा था। 64 एस्टेरहास ने तब दावा किया कि 65 2012 के एक साक्षात्कार में गिब्सन ने बताया कि मैकाबीज फिल्म अभी भी तैयारी में थी। उन्होंने बताया कि वह विद्रोह के बाइबिल के विवरण की ओर आकर्षित हुए क्योंकि यह अमेरिकी ओल्ड वेस्ट शैली से मिलता जुलता है। 61 2007 में गिब्सन। जून 2016 में गिब्सन ने घोषणा की कि वह ब्रेव हार्ट के पटकथा लेखक रांडेल वालेस के साथ मिलकर द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का सीक्वल बनाएंगे, जो यीशु के पुनरुत्थान पर केंद्रित होगा। 66 नवंबर 2016 की शुरुआत में गिब्सन ने स्टीफन कोलबर्ट के साथ द लेट शो में खुलासा किया कि सीक्वल का शीर्षक द पैशन ऑफ द क्राइस्ट रिसर्जेक्शन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना शायद 3 साल दूर हो सकती है, क्योंकि यह एक बड़ा विषय है। 67 जनवरी 2023 में
यह बताया गया कि सीक्वल का फिल्मांकन उसी वर्ष के अंत में शुरू होगा। अरसर नवंबर 2016 में फिल्म समीक्षक मैट जोलर-सीच ने गिब्सन को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख धार्मिक फिल्म निर्माता के रूप में नामित किया। मई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि गिब्सन द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसका नाम डिस्ट्रॉयर होगा। 70 हैक्सॉ रिज की तरह ही डिस्ट्रॉयर भी प्रशांत थिएटर में ओकिनावा की लड़ाई से निपटेगा, हालांकि एक अलग मोर्चे से। यह यूएसएस लेफी DD 724 के चालक दल की वीरतापूर्ण कहानी पर आधारित होगा, जिन्होंने अपने जहाज को 22 कामिकेज हमलों से बचाया था। सितंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि गिब्सन 1969 की फिल्म द वाइल्ड बंच के रीमेक का निर्देशन और सहलेखन करेंगे। 71 मई 2019 में डेडलाइन ने बताया कि गिब्सन माइकल फेसबेंडर, जेमी फॉक्स और पीटर डिंकलेज को इस परियोजना में अभिनय करने के लिए मना रहे थे। जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म का निर्माण करेंगे और वार्नर ब्रदर्स परियोजना को वित्तपोषित और रिलीज करेंगे। 72 2021 में लेथल वेपन के निर्देशक रिचर्ड डोनर की मृत्यु के बाद गिब्सन ने कहा है कि वह लेथल वेपन 5 का निर्देशन करेंगे और उसमें अभिनय भी करेंगे। 73 मई 2023 में यह घोषणा की गई कि गिब्सन मार्क वाहलबर्ग अभिनीत फ्लाइट रिस्क नामक एक फिल्म का निर्देशन करेंगे। लायंसगेट द्वारा रिलीज होने के लिए तैयार फिल्म में वाहलबर्ग एक खतरनाक अपराधी को मुकदमे के लिए ले जाने वाले पायलट की भूमिका में होंगे। 74 बाद में बताया गया कि फिल्म की शूटिंग 16 जून को लास वेगास में शुरू हो गई थी। कथित तौर पर फिल्मांकन सैग-एफ्ट्रा हड़ताल से अप्रभावित था, इसे एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में छूट दी गई थी। 75 निर्देशन शैली गिब्सन ने अपने निर्देशकों, खास तौर पर जॉर्ज मिलर, पीटर वियर और रिचर्ड डोनर को फिल्म निर्माण की कला सिखाने और निर्देशक के तौर पर उन्हें प्रभावित करने का श्रेय दिया है। निर्देशक के तौर पर गिब्सन कभी कभी अपने अभिनेताओं से लाल जोकर की नाक पहनकर गंभीर दृश्य करवाकर सेट पर तनाव को कम करते हैं। 76 हेलेना बोनहम कार्टर ने उनके बारे में कहा, उनका हास्यबोध बहुत ही बुनियादी है। यह थोड़ा शौचालय जैसा है और बहुत परिष्कृत नहीं है। 77 गिब्सन ने एपोकैलिप्टो के 2005 के टीजर ट्रेलर में सिगरेट पीते हुए खुद का एक फ्रेम डाला। फिल्म में काम मुख्य लेख मेल गिब्सन फिल्मोग्राफी गिब्सन का स्क्रीन एक्टिंग करियर 1976 में ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन सीरीज द सुलिवन्स में एक भूमिका के साथ शुरू हुआ। अपने करियर में गिब्सन 43 फिल्मों में नजर आए हैं, जिनमें मैड मैक्स और लेथल वेपन फिल्म सीरीज शामिल है। अभिनय के अलावा गिब्सन ने 4 फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिनमें ब्रेव हार्ट और द पैशन ऑफ द क्राइस्ट शामिल है। 11 फिल्मों का निर्माण किया है और 2 फिल्में लिखी है। मेल गिब्सन द्वारा अभिनीत या निर्देशित फिल्मों ने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। 79-80 गिब्सन की फिल्मोग्राफी में टेलीविजन सीरीज, फीचर फिल्में, टेलीविजन फिल्में और एनिमेटेड फिल्में शामिल है। मैड मैक्स श्रृंखला मुख्य लेख मैड मैक्स फ्रेंचाइजी गिब्सन को जॉर्ज मिलर की मैड मैक्स में चमड़े से ढके पोस्टेपोकैलिक उत्तरजीवी की भूमिका में सफल भूमिका मिली। स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित ब्लॉकबस्टर ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनाने में मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिनेताओं के ऑस्ट्रेलियाई लहजे को अमेरिकी लहजे के साथ डब किया गया था। 81 मूल फिल्म ने 2 सीक्वल बनाए। मैड मैक्स 2 उत्तरी अमेरिका में द रोड वॉरियर के रूप में जाना जाता है और मैड मैक्स 3 उत्तरी अमेरिका में मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम के रूप में जाना जाता है। चौथी फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 टॉम हार्डी के साथ शीर्षक भूमिका में बनाई गई थी। 82 गैलिपोली मुख्य लेख गैलीपोली 1981 फिल्म 1981 में पीटर वियर की फिल्म गैलीपोली ग्रामीण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के युवा पुरुषों के एक समूह के बारे में है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलियाई इंपीरियल फोर्स में भर्ती होते हैं। उन्हें ओटोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, जहां वे 1915 के गैलीपोली अभियान में भाग लेते हैं। फिल्म के दौरान युवा पुरुष धीरे धीरे युद्ध के बारे में अपनी मासूमियत खो देते हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण पर केंद्रित है, जिसे नेक की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। पीटर वियर ने गिब्सन को फ्रैंक डन की भूमिका में लिया, जो एक आयरिश ऑस्ट्रेलियाई आवारा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने के बारे में गहरी निराशावादी सोच रखता था।
निर्देशक के लिए एक फोटो सत्र में भाग लेने के बाद नवागंतुक मार्क ली को आदर्शवादी आर्ची है मिल्टन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। गिब्सन ने बाद में याद किया, मैंने पहले एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और उन्होंने मुझे शुरू में ही बता दिया था, मैं तुम्हें इस भूमिका के लिए नहीं चुनूंगा, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। लेकिन आने के लिए धन्यवाद, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे कुछ साल बाद गैलीपोली के लिए चाहते थे क्योंकि एक आदर्श ऑस्ट्रेलियाई नहीं था। उनके पास मार्क ली था, एक स्वर्गदूत जैसा दिखने वाला आदर्श ऑस्ट्रेलियाई बच्चा, और वे आधुनिक संवेदनशीलता की कोई चीज चाहते थे। उन्हें लगा कि दर्शकों को अपने समय से जुड़ने के लिए किसी की जरूरत है। 83 गिब्सन ने बाद में कहा कि गैलीपोली वास्तव में एक युद्ध फिल्म नहीं है, यह सिर्फ पृष्ठभूमि है। यह वास्तव में दो युवकों की कहानी है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ने गिब्सन के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। 84-85 उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 6 खतरनाक ढंग से जीने का साल। मुख्य लेख द ईयर ऑफ लिविंग डेंजरसली फिल्म। गिब्सन ने क्रिस्टोफर कोच के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित पीटर वियर की 1982 की फिल्म द ईयर ऑफ लिविंग डेंजरसली में सिगॉर्नी वीवर और लिंदा हंट के साथ एक भोली लेकिन महत्वाकांक्षी पत्रकार की भूमिका निभाई। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही और उभरते ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को MGM स्टूडियो द्वारा खूब प्रचारित किया गया। फिल्म की अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने लिखा, अगर यह फिल्म मिस्टर गिब्सन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार नहीं बनाती है तो कुछ भी नहीं बना पाएगा। उनके पास आवश्यक प्रतिभा और स्क्रीन उपस्थिति दोनों है। 86 द डेली टेलीग्राफ के जॉन हिस्कॉक के अनुसार फिल्म ने वास्तव में गिब्सन को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। 87 गिब्सन शुरू में गाई हैमिल्टन की भूमिका स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। मैंने अपनी भूमिका को एक बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखा। मेरा चरित्र, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, एक कठपुतली था और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। यह कोई स्टार वाली बात नहीं थी, भले ही उन्होंने इसे इस तरह से विज्ञापित किया हो। 88 गिब्सन ने अपने और गाय के चरित्र के बीच कुछ समानताएं देखीं। वह चालाक शैतान नहीं है, वह अपरिपक्व है और उसमें कुछ खुरदरेपन है, और मुझे लगता है कि आप मेरे लिए भी यही कह सकते हैं। 27 इनाम। मुख्य लेख द बाउंटी 1984 फिल्म। गिब्सन ने एरोल फ्लिन, क्लार्क गेबल और मार्लन ब्रैंडो के नक्शेकदम पर चलते हुए बाउंटी पर विद्रोह की एक सिनेमाई पुनर्कथन में फ्लेचर क्रिश्चियन के रूप में अभिनय किया। परिणामस्वरूप 1984 की फिल्म द बाउंटी को सबसे ऐतिहासिक रूप से सटीक संस्करण माना जाता है। हालांकि गिब्सन ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि फिल्म का संशोधनवाद काफी दूर तक नहीं गया। उन्होंने कहा है कि उनके चरित्र को फिल्म के प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए था। उन्होंने लेफ्टिनेंट विलियम ब्ली के रूप में एंथनी हॉपकिंस के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और इसे फिल्म का सबसे अच्छा पहलू बताया है। 88 घातक हथियार श्रृंखला। मुख्य लेख लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला। गिब्सन लोकप्रिय एक्शन कॉमेडी फिल्म सीरीज लेथल वेपन के साथ अधिक मुख्यधारा के व्यावसायिक फिल्म निर्माण में चले गए, जो 1987 की मूल फिल्म से शुरू हुई थी। फिल्मों में उन्होंने लैब जासूस मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाई, जो हाल ही में विधुर हुए वियतनाम के एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु की इच्छा थी और हिंसा और बंदूक चलाने का शौक था। फिल्मों में उन्हें रोजर मुर्टो, डैनी ग्लोवर नामक एक आरक्षित पारिवारिक व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है, और दूसरी फिल्म से उनके साथ लियो गेज, जो पेस्की नामक एक अति सक्रिय मुखबिर भी शामिल हो गया है। लेथल वेपन की सफलता के बाद निर्देशक रिचर्ड डोनर और प्रमुख। दोस्तों, पिछला जो पार्ट था वो तकरीबन 8 दिसंबर 2006 को देखने को मिला था और 40 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120.7 मिलियन का रहा था, तो बेहतरीन कलेक्शन इस फ्रेंचाइजी ने मूवी ने किया था। बाकी मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी बता दी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।